हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आज मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा कि व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड व्हाट आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए, वर्क एनर्जी एंड पावर, लेक्चर 8, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, हेडिंग लगा ली, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं एक शब्द में आपको पढ़ाऊँ, कंजर्वेटिव, और दूसरा शब्द है नॉन कंजर्वेटिव। थोड़ा सा इन पर फोकस करिए, इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या है करने जा रहे हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन पर आने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो देखिए क्या है कि वर्क डन की चर्चा बिना फोर्सेस के हो नहीं सकती। फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, ये सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए, जब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, ये समझिए। पूरे दुनिया में कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं कि जिनके प्रेजेंस में सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब टोटल एनर्जी वही रहती है। जैसे किसी सिस्टम के पास 10 जूल की एनर्जी है, तो मेनली आप आगे पढ़ेंगे वो होती है काइनेटिक और पोटेंशियल। तो दो एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो ये दोनों एनर्जी कुछ फोर्सेज की वजह से आपस में चेंज हो जाती हैं, मतलब बर्बाद नहीं होती। और कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो इस एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव का मतलब बेसिकली ये आएगा कि ऐसे फोर्सेस जो हमारे सिस्टम की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को बर्बाद ना करें, वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस जो सिस्टम की एनर्जी को बर्बाद कर दें, डेसिपेट कर दें हीट में, साउंड में, वो क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो पहले तो इस शब्द को बेसिकली आप दिमाग में ये बैठाओ कि कंजर्वेटिव का मतलब होगा जो एनर्जी को बर्बाद ना करें। वो फोर्सेस जो एनर्जी को बर्बाद नहीं करें, वो क्या है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बेसिकली मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, फोर्स के लिए यूज कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बताइए, एक शब्द में मैटर क्लियर है। हाँ, वो अलग बात है, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बन के आएंगे, फिर उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनकर आएंगे। पर बेसिक मतलब यही है कि जो सिस्टम की एनर्जी को डेसिपेट कर दे वो नॉन कंजर्वेटिव, और जो डेसिपेट ना करे वो कंजर्वेटिव। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। जैसे मेरे हाथ में सेल है, ठीक है, मैंने इसको उछाला, तो खुद बताइए, क्या अगर मैंने यहाँ पर मान लो इसको 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी दी, तो वापस जब आता है, अगर एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर ना करूं, तो क्या मेरे हाथ में दोबारा 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ ही लौटता है? बिल्कुल लौटता है। तो बताइए, हाँ, लेकिन इसका मोशन किस फोर्स के प्रेजेंस में हुआ? ग्रेविटी। भाई, ग्रेविटी ने पहले इसकी स्पीड को कम किया, या ये कहिए कि पहले काइनेटिक एनर्जी को कम किया फिर बढ़ाया। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटी खा रहा था, लेकिन खा के बर्बाद नहीं कर रहा था। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, अभी आपको समझ में आएगा, इतना आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ लिया होता है, जैसे ग्रेविटी की mgh। तो वो क्या कर रहा था, बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटी की पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहा था, और जब वापस आ रहा था तो वही पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही थी, मतलब बर्बाद नहीं हुई। जैसे किसी के दो बेटे हैं, एक राम एक श्याम। तो राम, मान लीजिए पिताजी ने दोनों को पैसे दिए 100 रुपये, तो राम ने वो पैसे एटीएम में जमा कर दिए, बैंक में जमा कर दिए, और श्याम ने उनके समोसे उड़ा दिए। अब पिताजी ने कहा कि बच्चों, तुमको जो पैसे दिए थे कहीं ज़रूरत है, ज़रा वापस कर दो। तो राम दे देगा, क्योंकि उसका पैसा कंजर्व है। ठीक है, एक तरह से वो उसका पैसा उसके अकाउंट में जमा हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया अकाउंट्स में, और जो उसने समोसे खा लिए वो बर्बाद हो गया। अब वो समोसे वाले से तो कहेगा नहीं भाई ये समोसे ले लो, पैसे दे दो, तो वो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। ओके, तो यही बेसिक मतलब है। कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं, वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, और कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो एनर्जी को कहीं भी बर्बाद नहीं होने देते, वो होते हैं कंजर्वेटिव। जैसे फिर समझिए, सेल को मैंने उछाला, अगर मैं एयर के रेजिस्टेंस को लेता हूं तो एयर का रेजिस्टेंस एनर्जी को बर्बाद करेगा, क्या है, नॉन कंजर्वेटिव, और ग्रेविटी एनर्जी को बर्बाद नहीं होने देगा, क्या है, कंजर्वेटिव। तो एकमात्र फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव होता है वो फ्रिक्शन होता है, जो तीनों फॉर्मेट में आता है। सॉलिड का फ्रिक्शन, जो अभी लोग आप पढ़ रहे थे,
एयर का रेजिस्टेंस, ये भी एक तरह का क्या है, फ्रिक्शन है, पर फ्रिक्शन फोर्स बाय द एयर इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। फिर एक आता है लिक्विड का फ्रिक्शन, जिसका नाम हम देते हैं विस्कोसिटी, तो वो भी एक तरह का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। जरा बहुत बेसिक से समझ लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। वो अलग बात है, तीन आप देखेंगे इसको, सॉलिड का फ्रिक्शन, लिक्विड का फ्रिक्शन और एयर का फ्रिक्शन। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं और कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को कहीं भी बर्बाद नहीं होने देते। वो उस सिस्टम की एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर वापस फिर ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया बेसिक मतलब, फिर एक बार सुन लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब जिन फोर्सेस की वजह से एनर्जी बर्बाद ना हो या जिनके वर्क डन किसी जगह स्टोर हो जाए, और जिनके वर्क डन स्टोर ना हो वो नॉन कंजर्वेटिव। अरे बड़ा आसान है यार, डर लगता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सुन के, लेकिन बड़ी आसानी से मैं आप लोगों को पढ़ा ले जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैंने कुछ लिखा है पहले से मेन कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को मैंने यही लिखा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट डेसिपेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है, एनर्जी को बर्बाद नहीं करते। इसके सबसे बढ़िया जो एग्जांपल्स हैं वो भी दिमाग में ले लो। एग्जांपल इसके होते हैं आपके, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये इसका एग्जांपल है, दिमाग में सेट कर लो। दो तीन फोर्सेज ही हैं कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, स्प्रिंग फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, और बेसिक मतलब ये होता है, ध्यान रखना, ये सब के सब सेंट्रल इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना, सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं वो बता चुका हूं, जिन फोर्सेस का डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ होता है वो क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो देखिए तीनों फोर्सेस, चाहे ग्रेविटी का फोर्स है, चाहे स्प्रिंग का फोर्स है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बताइए इनके डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ होते हैं। तो ये कैसे फोर्सेज हैं, सेंट्रल। तो ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि नॉन कंजर्वेटिव एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होता है जो तीनों जगह पर वर्क करता है, एक्ट करता है। सॉलिड में भी आता है, लिक्विड्स में भी आता है और एयर में भी आता है। इसी तरीके से जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है वो एकमात्र फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस जो भी होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ लिख दीजिए कहीं पर कि कोई भी सेंट्रल फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा। तो सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। एक एक वर्ड में ये बात खत्म हो जाती है अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो, एक एक वर्ड में बात खत्म हो जाती है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। अब सेंट्रल फोर्सेस के हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल थे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये सब क्या है, सेंट्रल, इसलिए क्या है, कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव कौन है, फ्रिक्शन, एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको दिमाग में सेट करनी होंगी। मैंने उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, दो ही पॉइंट में उसको डिस्कस कर दिया। ठीक है, सबसे पहला देखिए WC। WC का मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो WC बिटवीन टू पोजिशंस, दो पोजिशंस के बीच में, जैसे एक ये पोजिशन है A और एक ये पोजिशन है, चाहे पीछे के पेज में समझाता हूँ, चलो इसको हटा दूं। ठीक है, देखिए वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस WC बिटवीन टू पोजीशंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये है, सुनिए ध्यान से, जैसे एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। ठीक है, ठीक है, ये इसको A कह दें और B कह दें, और हमको मान लो किसी बॉडी को यहाँ से ये है
यहाँ से यहाँ लाना है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, यहाँ चाहे आप इस रास्ते से जाइए, चाहे इस रास्ते से जाइए, चाहे इस रास्ते से जाइए, चाहे और घूमते हुए चले जाइए, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे आ जाइए। ये अगर पाथ 1 है, ये अगर पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये पाथ 4 है, तो सभी पाथ में अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क सेम रहता है। तो बताइए, फॉर आ एफ सी का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, बताइए W1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, W2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W4। तो एक फोर्स का वर्क डन, एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बिटवीन टू पोजीशंस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। तो इन, ठीक है, तो वर्क डन बिटवीन टू पोजीशंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये बात क्लियर हो गई। इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स, फोर्स जो फोर्स फील्ड बेसिकली जिन फोर्सेस की वजह से वो फोर्स सेंट्रल होते हैं, जैसे ग्रेविटी का फोर्स होता है, तो ग्रेविटी का फोर्स लगता किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो फोर्स फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कह रहा हूँ, फोर्स फील्ड कह रहा हूँ। ठीक है, तो इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स वर्क इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय फील्ड फोर्सेस only depends upon the initial and final position of the body and do not depend on the path followed। ये बात दिमाग में जरा ले लीजिए, उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात और लिख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जरा बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। तो मान लीजिए इस रास्ते से इसको ले जा रहे हैं, तो आपको हम बता चुके, मान लीजिए फोर्स इस तरीके से यहाँ लग रहा है, एफ कंजर्वेटिव, ठीक है, और ये यहाँ पर डी एस है, ठीक, या डी एल ले लो, डी एल है, डी एल को डी एस कह रहे, ठीक है। तो अब देखिए जो डी डब्ल्यू डिफाइन होता है बच्चों, वो डिफाइन होता है एफ डॉट डी एल, ठीक। और जब हम, ध्यान से सुनना, तो इसको जब हम डब्ल्यू कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल एफ डॉट डी एल। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल है कहाँ से कहाँ तक, ये है ए से बी, ए से बी इंटीग्रल है। अब ध्यान से सुनना, ए से बी इंटीग्रल है, ध्यान से सुनना, इसको हम जब पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम लाइन इंटीग्रल, इसको क्या पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल। इसको जरा क्लियर करूं, अभी मैं क्लियर करता हूं इसको, देखिए अच्छे से आपको। लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है आपको समझाता हूं, सुनिए। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है पी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है पी, ध्यान से सुनना, अभी क्लियर हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर हम पी डी एल डिफाइन करें, पी डी एल डिफाइन करें, तो ये कहलाता है लाइन इंटीग्रल। एकदम समझ में आ जाएगा। अगर हम पी डी ए डिफाइन करें, मतलब ये सरफेस एरिया हो गया, तो ये कहलाता है सरफेस इंटीग्रल। बहुत आसान होता है, फिजिक्स एकदम आसान है। और अगर हम पी डॉट डी वी डिफाइन करें, तो ये कहलाता है वॉल्यूम इंटीग्रल। कोई डॉट की आवश्यकता नहीं है, तो पी डी एल लाइन इंटीग्रल, पी डी ए सरफेस इंटीग्रल और पी डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो बताइए जो वर्क डन बाय द फोर्स होता है उसमें क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेसिकली जो वर्क डन होता है वो फोर्स का लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है, जैसे अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना है कि लाइन इंटीग्रल क्या है। जैसे आगे जाके हम एक फ्लक्स डिफाइन करेंगे, ऐसे ही समझ लो, फ्लक्स होता है फाई। तो असल में वो क्या होता है, वो डी फाई जैसे छोटा सा फ्लक्स लिखना है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए। तो असल में ये क्या हो गया बताइए, फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर हुआ, क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन हो गया। तो इसी तरीके से जो वर्क डन होता है वो किसी फोर्स का क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, ऐसे भी मैं लिख दूं, क्लियर हो गया। तो
अच्छे ऐसे ही ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं अभी जिसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल डिफाइन करें, तो वहां पे उसको क्या कह देते कि दैट फिजिकल क्वांटिटी इज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो बताइए वर्क डन क्या है? वर्क डन इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। तो वर्क डन क्या है आप लिख सकते हैं, वर्क डन, ये एक नया कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाना चाहिए। वर्क डन इज लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, ठीक है। ऐसे ही बताइए, यहां से मैंने समझा दिया। फ्लक्स क्या है बताइए? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कोई मैं फ्लक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम वैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये मत सोचना कि सर ये तो स्केलर है, डॉट कैसे ले लेंगे, इस सब का मतलब नहीं है। इन दोनों को समझाने के लिए मैंने क्रम में एक एग्जांपल दे दिया है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन लाइन के ऊपर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लाइन इंटीग्रल कहलाता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन सरफेस के ऊपर करते हैं तो वो फिर क्या कहलाता है? सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। और अगर फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन वॉल्यूम के ऊपर करते हैं तो क्या कहलाता है? वॉल्यूम इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम ये कहते हैं, यही वाली बात बता रहे थे, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो मान लीजिए एक बॉडी को हम यहां से यहां ले गए, ठीक है। अब देखिए इस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, फोर्सेज बहुत सारे लग रहे हैं। एक लग रहा है एफ कंजर्वेटिव, अब मान लो एक एफ नॉन कंजर्वेटिव भी लग रहा है, जरा ऐसे ही समझ लो, ठीक है। और मान लो कोई एजेंट भी लग रहा है, आपने भी हाथ लगा दिया और एफ एजेंट भी लग गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या है, मान लो हमने यहाँ पर W टोटल डिफाइन किया, तो W टोटल में सभी के वर्क आएंगे। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या डिफाइन होगा? एफ सी डॉट डी एल, ठीक, प्लस बताइए एफ नॉन कंजर्वेटिव का क्या डिफाइन होगा? एफ एन सी डॉट डी एल। आप समझ रहे हो ना बात को? एकदम आसान है। इसी तरीके से एजेंट के फोर्स का क्या डिफाइन होगा? एफ एजेंट डॉट डी एल। तो एक तरह से बताइए ये क्या है? ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है बताइए? लाइन इंटीग्रल ऑफ एजेंट का फोर्स। तो इनमें से ही ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का लाइन इंटीग्रल होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, ये पाथ पर डिपेंड करेगा, ये भी पाथ पर डिपेंड करेगा, पर जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका लाइन इंटीग्रल किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब चाहे आप ए से बी का रास्ता ले लो, चाहे आप ये रास्ता ले लो, चाहे आप ये रास्ता ले लो, कोई भी रास्ता ले लो, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क, भाई लाइन इंटीग्रल है क्या? वर्क डन ही तो है। तो हम ये भी कह दो कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कई बार यही बुक्स में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये भी लिखा रहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का लाइन इंटीग्रल या वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करता है। एजेंट के फोर्स का लाइन इंटीग्रल या वर्क डन बाय द एजेंट का फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। क्लियर हो गया? तो अभी मैंने आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट या वर्क डन को ही एक नया नाम दिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स, ठीक है। इतना लिख लीजिए। तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्लियर? हटाएं, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए किसी भी क्लोज पाथ के लिए एक बात समझिए, क्लोज पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमेशा 0 होता है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द एफ सी लिख दो केवल, वर्क डन बाय द एफ सी फॉर a closed path is 0। एक क्लोज पाथ के लिए
वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, 0 होता है। इसको देखिए ऐसे समझिए, इतना तो आप लोगों ने पढ़ाई था कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम एक बॉडी को ले जाएं ए से बी, इसको छोटा सा समझ लीजिए। तो जब आप बॉडी को ले जा रहे होंगे तो मान लो ग्रेविटी के वर्क की बात करते हैं तो mg नीचे लगेगा। तो बताइए WmG, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक h है या d है, मान लो सब ने पढ़ा है। तो WmG ए से बी में mg का वर्क क्या होगा बताइए, ये होगा mg इंटू डी होगा, प्लस का होगा। और यही WmG अगर हम b से a की बात करेंगे, a से b में तो m प्लस mgd होगा, और b से a में क्या होगा बताइए, माइनस mg इंटू डी होगा। और अगर आप इसी को देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल से समझा दिया है कि अगर हम एक बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाएं और फिर वापस लाएं, कहने का मतलब देख सब समझना जरा है, यहाँ से यहाँ ले जाएं, फिर ये ले जाएं, फिर ये ले जाएं, फिर ये ले जाएं। तो अब खुद बताइए, या एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इसी को मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, जैसे ग्रेविटी के वर्क की बात करता, केवल ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ए से बी ले गए, फिर बी से सी ले गए, फिर सी से डी ले गए, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा। तो क्लियर हो गया। तो अब जरा देखिए, ठीक है, इसको हटा दें यहाँ पे थोड़ा, आराम आराम से देखिए, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। तो ये क्लोज पाथ है, इस पाथ का डायरेक्शन हमने ये बना लिया। तो सभी स्टेप में जरा वर्क लिखिए mg का, WA से B बताइए 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, आप समझदार हैं कि mg लग रहा होगा ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केसेस में वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। बताइए W, B से C क्या होगा, सीधे सीधे mg इंटू बी होगा, तो mg इंटू बी होगा। WCD बराबर क्या होगा बताइए, 0 होगा। WDA बराबर क्या होगा, अब आप ऊपर ले जा रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, अभी अभी क्लियर किया था, तो ये माइनस mg इंटू बी होगा। और अगर आप पूरे पाथ के लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे, A से B, B से C, C से D से A बराबर क्या होगा, सभी वर्क डन को जोड़ देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये WA से B हो जाएगा, प्लस WB से C हो जाएगा, WBC हो जाएगा, प्लस WCD हो जाएगा, प्लस WDA हो जाएगा। और ये सब मिला के क्या होंगे बताइए, देखिए ये A से B तो 0 है ही, प्लस ये हो जाएगा MGB, प्लस ये 0 है ही, और ये नेगेटिव है माइनस MGB, और सब मिला के क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये और ये आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये मैंने आपको एक नेचुरल एग्जांपल दे दिया जो आपको आता है। तो इस ये mg भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये बात हर कंजर्वेटिव फोर्स पर वैलिड होती है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए क्लोज पाथ, और किसी भी क्लोज पाथ के लिए वैलिड होती है, उसमें क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है, तो अगर आप A से B ले जा रहे हैं तो मान लीजिए W कोई भी फोर्स है, किसी भी फोर्स के प्रेजेंस में ले जा रहे हैं, ठीक है, तो बताइए WA से B अगर ये प्लस W0 है, तो अगर जब वापस लाएंगे WBA तो बताइए उसी फोर्स का वर्क क्या होगा, माइनस W0 होगा, ठीक, माइनस W0 होगा, इस तरीके से ये जब आप ऐसे ले जाएंगे। तो बताइए जब टोटल वर्क डन क्लोज पाथ के लिए फाइंड आउट करेंगे, WA से B और B से फिर A लाएंगे, तो ये हो जाएगा बताइए प्लस W0 प्लस ऑफ माइनस W0, और ये हो जाएगा 0। तो एक क्लोज पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड
नहीं करता है, सॉरी क्लोज पाथ के लिए 0 होता है, और दो पोजीशंस के बीच में वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स या लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज से मैंने आपके जीवन में एक वर्ड और इंट्रोड्यूस कर दिया, लाइन इंटीग्रल। तो वर्क डन को लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स दो पोजीशंस के बीच में पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इतना लिखिए, पॉज करके उतारिए इतना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मैंने समझा दिया मेन आपको कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो एनर्जी को डेसिपेट करते हैं। एक मात्र एग्जांपल पूरे दुनिया में फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ही केवल नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। अब इसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी फ्रिक्शन हो, सॉलिड का फ्रिक्शन, लिक्विड का फ्रिक्शन और एयर का फ्रिक्शन, ये तीनों के तीनों नॉन कंजर्वेटिव है और यही एनर्जी को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैंने लिखा है मेन कंसेप्ट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डेसिपेट द एनर्जी, ये एनर्जी को बर्बाद करते हैं। ठीक, तो वर्क डन बाय, अच्छा इसकी ये मेन प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये हम टेबल ले लेते हैं, ठीक, ये टेबल है। ठीक, अब देखिए ये एक ए पॉइंट है टेबल के ऊपर, ये ले लिया, ये यहाँ पर बी पॉइंट है। तो अब देखिए मान लो एक बॉडी को आप यहाँ से यहाँ ले जाएं, तो जो फ्रिक्शन वर्क करेगा इसमें अलग करेगा, इसमें अलग करेगा, इसमें अलग करेगा। तो तीनों पाथ में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो डब्ल्यू फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फॉर पाथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी डिफरेंट। ये तीनों रास्तों में फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, चलिए इतना पॉज करके उतारिए। अब देखिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए आपको मैथमेटिकल टेस्ट पढ़ाता हूँ, इससे बहुत बेहतरीन मजा आ जाएगा। अभी तक देखिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को हम कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो एनर्जी को बर्बाद नहीं होने देते हैं या बर्बाद नहीं करते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो एनर्जी को बर्बाद करते हैं, जिसमें हम जिनके प्रेजेंस में हम सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में सिस्टम की एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं। इतनी हमारी आपकी बात हो गई थी। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था या फिजिकल फीलिंग थी। अब इसको मैथमेटिकली जरा देखना है। तो देखिए अगर ये कोई फोर्स है तो मैंने लिखा है मैथमेटिकल टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये समझ लीजिए बच्चों को बहुत कस के बाउंस मारता है, पता ही नहीं कर पाते कि हम कैसे चेक करें, इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, जीवन में कभी सोचा नहीं होगा, बिल्कुल बच्चों की तरह, बउआ की तरह पढ़ा दूंगा, चिंता ना करना। अब मान लो ये कोई फोर्स है, ठीक है, तो पहले कुछ मैथमेटिकल टर्म आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, समझने होंगे। देखो जैसे एक होता है डेरिवेटिव, जरा समझना, डेरिवेटिव, एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। पहले इन दोनों में जरा अंतर समझो, डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में अंतर समझो जरा। देखिए जैसे ये इसको अगले पेज पे समझ लेते हैं, ठीक है, अगले पेज पे समझ लेते हैं इसको। जैसे देखिए तो डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, जरा समझ लेते हैं।
जैसे यहाँ पे समझाता हूँ, ये इसमें क्या होता है, ओनली देयर इज ओनली, यहाँ पर क्या होता है, देयर इज, समझ में सब आएगा, थोड़ी मैथमेटिक्स है, चाहे नीट के स्टूडेंट हो तब भी यार समझ लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही बढ़ जाएगा। बाद बाकी जेई मेंस जैसे एग्जाम में तो भैया बहुत ही पैट है, प्लीज आना ही आना है। देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जैसे जैसे कोई फंक्शन एक्स का, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, एफ वाई इक्वल टू वाई की पावर 4 ये सब, या वाई की पावर 4 वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y, इस तरीके से, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो पहले तो देखिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में जितने भी, जब हम किसी भी फंक्शन का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ पर वेरिएबल एक होता है। यहाँ पर क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव में, देयर आर मोर देन या टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, देयर आर टू और more than two derivatives, सॉरी मोर देन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, अब इसमें जैसे एक्स वाई का है तो एफ ऑफ एक्स वाई, तो मान लिया 3x² प्लस 2yq, ये फंक्शन है, ठीक है। अभी ये सब डेरिवेटिव जनरली 12th लेवल पे नहीं है, पर यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी जैसे चैप्टर में आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, अब 3 से ज़्यादा तो हम नहीं जाएंगे, तो ये मान लिया x² प्लस वाई की पावर q प्लस 2z² लाइक दिस, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, अभी समझाने जा रहा हूँ। और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस में करते हैं। जैसे कोई फंक्शन z का है, मान लीजिए एफ ऑफ जेड, हो सकता है ये z की पावर 4 प्लस 6z², इन सब केसेस में हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात करते हैं। और जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। प्लीज़ यार थोड़ी सी मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी तो आपको मज़ा आने लगेगा, पहले इतना क्लियर करो, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब करते हैं, जब सिंगल वेरिएबल होता है, और पार्शियल डेरिवेटिव की बात कब करते हैं, जब एक, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको आता ही है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे इसको f' लिखना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर f' लिखना है, ये तो सब आता ही है आपको, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y की पावर q प्लस क्या आ जाएगा 3y² प्लस क्या आ जाएगा 2y प्लस 3 आ जाएगा। ऐसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे f' करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 4z³ प्लस 12z आ जाएगा। क्लियर, ये समझाना है और इसी का मुझे यहाँ पर यूज भी करना है, ठीक है। ये समझाना है और इसी का मुझे यूज भी करना है। इतना पॉज करके उतार लीजिए, इतना पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, इसको समझाना है, ठीक है। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, सबसे पहले देखिए जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, जैसे मान लो ये है y इक्वल टू x², तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज होता है dy/dx। ये क्या है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कह दो या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। लेकिन मान लीजिए ये फंक्शन है जैसे f ऑफ एक्स वाई, या तीनों ले लेते हैं, चलो हमने ले लिया x² प्लस वाई की पावर q प्लस 2z²। तो अब इसमें तो तीनों वेरिएबल है ना, तो देखिए अगर हम इसको लिखें डेल, ऐसे लिखते हैं डेल, एक तो ऐसा बनाते हैं डेल अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और जितने भी अदर हैं सबको क्या करना है कांस्टेंट। तो मैं यहाँ जैसे बुक्स में क्या लिखाएगा कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ओनली एक्स इज वेरिएबल, अदर एंड रेस्ट आर कांस्टेंट। तो मैं ऐसे लिखता हूँ ओनली एक्स इज वेरिएबल, बात बाकी लिखा नहीं है, ठीक है, एंड रेस्ट आर कांस्टेंट। इसी तरीके से आपको लिखा मिलेगा डेल अपॉन डेल वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है।
ये वो सीधा डी होता है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ डी होता है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, डेल। तो ओनली यहां पर क्या होता है, ओनली वाई इज वेरिएबल, यहां पर केवल वाई वेरिएबल होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये आ जाता है डेल अपॉन डेल जेड, इसमें क्या होता है, ओनली जेड इज वेरिएबल, केवल जेड वेरिएबल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब देखिए कुछ है नहीं, अब देखिए फंक्शन था ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर क्यू प्लस 2z स्क्वायर। अब आपको इस फंक्शन का डेल अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है ऑफ यही फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तीनों है, ठीक है। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसको कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अदर को कांस्टेंट लेना है, तो ये तो कांस्टेंट है और यही क्या है बताइए, वेरिएबल है, तो इसका क्या आ जाएगा 2x, और इसका ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ध्यान से देख लेना, और ये भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो केवल 2x हो गया। इसी तरीके से डेल अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, आराम आराम से देखना है भाई, कोई जल्दबाजी में नहीं है, बाउंस कर जाएगा, फायदा क्या। तो अब देखिए केवल y इसमें वेरिएबल होगा, अदर वेरिएबल्स को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस सीधे सीधे 3y स्क्वायर प्लस 0। इसी तरीके से डेल अपॉन डेल जेड, तो एफ ऑफ एक्स वाई कोमा जेड, और अदर को तो क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। तो बताइए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो 0 प्लस 0 प्लस ये क्या आ जाएगा बताइए, 4z आ जाएगा। क्लियर हो गया, 4z आ जाएगा। तो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो एक पार्शियल डेरिवेटिव आपसे और कराते हैं तो आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फंक्शन दे दिया हमने एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों वेरिएबल हैं इसमें, और फंक्शन दे दिया मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यू प्लस एक्स क्यू और जेड ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें तीनों वेरिएबल है। अब मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं एक्स वाई जेड बराबर, इसका मतलब है केवल एक्स वेरिएबल होगा, अदर आर एंड रेस्ट आर कांस्टेंट। तो एक्स वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट होगा। तो खुद बताइए अगर ये कांस्टेंट है तो क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट तो एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। अब यहाँ पे तो एक्स सही वेरिएबल है, वाई और जेड कांस्टेंट है, तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, एक्स वेरिएबल है, जेड कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा जेड इंटू और एक्स क्यू का डेरिवेटिव बताइए 3x स्क्वायर। एकदम क्लीन हो गया, आराम से करो। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, फंक्शन वही है बराबर। तो अब यहाँ पर क्या है, y वेरिएबल होगा, अब ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट देखो बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव बताइए क्या आएगा 3y स्क्वायर। एकदम क्लियर है। अब देखिए y वेरिएबल होगा, तो y वेरिएबल है, ये जेड क्यू कांस्टेंट हो गया ना, तो जेड क्यू तो एज इट इज इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताइए 2y प्लस, अब यहाँ पर y वेरिएबल है तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये तो आ गया 0। एकदम आसान है। इसी तरीके से डेल अपॉन डेल जेड करेंगे उसी फंक्शन का, तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसके अलावा सब कांस्टेंट, इतना ध्यान रखा करो तो आसान रहता है। तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका पूरे का डेरिवेटिव 0। अब जेड वेरिएबल है और वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और जेड क्यू है तो क्या आ जाएगा बताइए 3z स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखिए केवल जेड वेरिएबल है और एक्स क्यू तो कांस्टेंट होगा, तो यह आएगा एक्स क्यू और इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फंक्शन होता एफ, कुछ भी होता, एक्स वाई होता, चलो 2 में ले लिया है, ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर और वाई की पावर क्यू। अब मान लीजिए हम इसको डिफरेंशिएट करें डेल अपॉन डेल एक्स, और यही फंक्शन एक्स और वाई। क्लियर।
तो x वेरिएबल होगा, y तो कांस्टेंट है ना, तो क्या आ जाएगा y कांस्टेंट वाई क्यू इनटू इसका डेरिवेटिव 2x। ठीक, अगर इसको हमने डिफरेंशिएट किया होता y के रेस्पेक्ट में, अब तो आ गया होगा, इतने एग्जांपल दे दिए मैंने। तो बताइए y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y का डेरिवेटिव बताइए क्या आएगा 3y²। एकदम आसान है ना, कर लीजिए प्रैक्टिस, पॉज करके उतार लीजिए। तो ये आपको पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का अंतर क्लियर हो गया। अब इसी में आपको एक और क्वांटिटी समझनी होगी, थोड़ा सा यार हल्का सा मैथमेटिकल है तो रेडी हो जाओ, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। नहीं तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के क्वेश्चंस लगते वगते नहीं किसी से, लगते भी हैं तो उसी दिन लगते हैं, अगले दिन फिर नहीं लगते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब एक ऑपरेटर होता है डेल, ये है ऑपरेटर। ऑपरेटर जानते हो, नहीं जानते हो समझाता हूं। ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे एक मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ये क्रॉस, ये क्या मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, ये इंटीग्रेशन, ये सब ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आपने 5 × 2 किया तो ये 8 आएगा, या 4 ये किया तो ये 2 आएगा, और इंटीग्रेशन किया तो कुछ और आएगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ऐसे ही एक वेक्टर का ऑपरेटर होता है, वो ऑब्वियसली 100% आपके सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिक्स में नहीं है, बीटेक में पढ़ाया जाता है। पर यार कुछ चीज़ें वाकई अगर यूज़ कर ली जाएं तो अपने कोर्स के कुछ टफ टॉपिक बड़े आसान हो जाते हैं, जैसे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। तो एक ऑपरेटर होता है डेल, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को मैं डिफाइन करता हूँ, ये क्या है देखो, समझ में सब आएगा, चिंता ना करना। ये जो इसको कहते हैं ऑपरेटर डेल, क्या पढ़ते हैं, ऑपरेटर डेल। तो ऑपरेटर डेल उल्टा ट्रायंगल होता है, ठीक है, सीधा नहीं होता, ध्यान रखना, ये मत बना देना, ये नहीं होता है, ये गलत है, उल्टा ट्रायंगल होता है, ठीक है, उल्टा ट्रायंगल होता है, ठीक। ये डिफाइन होता है असल में। अब देखिए ये डिफाइन होगा, देखिए डेल अपॉन डेल है, इसलिए मैंने पढ़ाया डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, ठीक, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। सबसे पहले डेल ऑपरेटर को, पार्शियल डेरिवेटिव आने के बाद आपको आना चाहिए डेल ऑपरेटर क्या है। अच्छा, यहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पे फंक्शन आएगा, ये खाली जगह फंक्शन आएगा, अभी एकदम समझ में आएगा। ये डेल ऑपरेटर है, ठीक है, डेल ऑपरेटर है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे एग्जाम्पल दे दे भी, देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ, उसमें सब है, ठीक है, मैंने एक्स वाई जेड उसमें, तो ये मान लो एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यू ये है। तो अब आपको फाइंड, अगर मैं आपसे कह दूँ फाइंड ये डेल, ये फाइंड करना है, अभी क्लियर हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। तो देखिए हमने क्या डिफाइन किया, डेल बराबर डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन का आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई फंक्शन का जे कैप। एकदम आसान है। हाँ, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको कठिन लगेगा, लेकिन कठिन है नहीं, आप मेरे पर भरोसा करते हुए प्लीज़ पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। जीवन भर के लिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के क्वेश्चंस में अटकोगे नहीं, और वर्क पावर एनर्जी में सबसे कठिन यही बन जाता है। मैंने क्लास में ऑफलाइन में कई तरीकों से पढ़ा के देख लिया है, सिंपलेस्ट तरीका यही लगा है मुझे, इसलिए ध्यान रखना। 10 तरीके से पढ़ा चुका हूँ क्लासेज में, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। और ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड फंक्शन का के कैप। अब देखिए एक एक करके पुट कर देते हैं। जैसे सबसे हम फाइंड आउट करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फंक्शन जो भी है एक्स वाई जेड, तो चलो लिख देते हैं, जरूरत नहीं थी, बराबर। अब आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और तो बताइए ये तो कांस्टेंट होंगे ना, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई जेड क्यू कांस्टेंट आ गया, ये तो कांस्टेंट आ गया, और x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 2x। तो बताइए कितना बन गया, बताइए, ये बन गया 2xy और z की पावर q। एकदम आसान। इसी तरीके से अगर आप फाइंड आउट करेंगे डेल अपॉन डेल वाई फंक्शन का ही बराबर, अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y वेरिएबल होगा, अदर कांस्टेंट होंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और जेड क्यू इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरीके से डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन ही है, ओके। अब जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू, और जेड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3z²। अब ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रख देते हैं, तो ये उल्टा ट्रायंगल होता है बराबर। अब देखिए
इसकी जगह ये लिखेंगे पूरा, क्या आ जाएगा बताइए, 2x वाई और जेड क्यू और आई कैप, एकदम आसान, प्लस। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे बताइए, ये पूरा लिखेंगे एक्स स्क्वायर जेड क्यू और जे कैप, जे कैप प्लस, और इसकी जगह आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3y एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप, एकदम आसान है। ये आपका डेल ऑपरेटर आ गया, ये क्या आ गया, डेल ऑपरेटर आ गया। तो इस तरह से हम डेल ऑपरेटर को फाइंड आउट करते हैं। अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, पर क्या फ़ायदा, वीडियो लेंदी होता चला जाएगा। इतना आप क्लियर करिए कि इस तरह से हम डेल ऑपरेटर फाइंड आउट करते हैं। तो अब तक आपको दो चीज़ें आ गई, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, उस पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ हमको करना था डेल ऑपरेटर में। अब एक और आपको बस आखिरी फाइंड आउट करना, उसके बाद मज़ा आ जाएगा। एक होता है कर्ल, ये भी 100% सिलेबस से बाहर है, कर्ल ऑफ डेल ऑपरेटर। कर्ल, एक कर्ल होता है, तो कर्ल हम जो डेल ऑपरेटर का डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, तो डेल ऑपरेटर का कर्ल बराबर होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस फोर्स। ये कर्ल डिफाइन करना है, यहां तक पहुंचना था, यहां तक पहुंचना था। तो डेल ऑपरेटर क्रॉस, ये वेक्टर है, क्यों आई जे के थे, ये वेक्टर है, इसमें लगाना नहीं होता है वेक्टर, ये खुद ही वेक्टर है। तो कर्ल क्या है, डेल ऑपरेटर क्रॉस फोर्स वेक्टर। तो अब सुनिए, अब ये मैथमेटिकली देखिए, इफ, बहुत बड़ी बात लिखने जा रहा हूं, जीवन की बहुत बड़ी बात, इफ ये कर्ल, ये लिखेंगे, इफ ये अगर जीरो आ जाए तो हम कहते हैं फोर्स इज कंजर्वेटिव। बस यहां पे इसका अंत हो जाता है। अगर ये जीरो आ जाए तो हम कहते हैं फोर्स इज कंजर्वेटिव। और अगर ये डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर हम कहते हैं फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। यार हर किताब में क्वेश्चंस दिए हुए हैं फोर्सेस, लेकिन ये अल्टीमेट मेथड है, इससे आपके सवाल कभी अटकेंगे नहीं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब तो इसको 23 से लिख सकते हैं। क्या होता है बताइए, ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक। और फोर्स तो जो दिया होगा वो आपको पता ही होगा, और जो कर्ल होता है ये आपको पता ही लिखा हुआ है डेल क्रॉस एफ। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, वो सब आप जानते ही हो। वो भी आप चाहो तो लिख लो, कि मान लीजिए ये डेल ऑपरेटर आपका ये आ जाता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक। और फोर्स वेक्टर आपका लिखा हुआ है, मान लो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। तो हम जो डिफाइन करेंगे डेल क्रॉस एफ, वो क्या डिफाइन करेंगे, डिटर्मिनेंट। ये आ जाएगा यहाँ आई जे के, इतना सब आपको आता है, ये आपके सिलेबस में। तो अब देखिए आई के कोफिशिएंट लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ध्यान रखना यहाँ पे वो ब्रैकेट में क्या होगा, फंक्शन का होगा, ठीक है। और ये एफ आ जाएगा, फिर एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, और फिर इसको ओपन कर लेंगे, वो सब जानते ही हैं। अगर वो जीरो आ जाए तो फोर्स को क्या बोल देंगे, कंजर्वेटिव। अगर जीरो नहीं आए तो फोर्स क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। इतना जरा उतारिए, बेहतरीन आर्टिकल, ठीक है, इतना उतारिए जरा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके ऊपर, तो आपको मजा आएगा। देखिए एग्जाम्पल्स कठिन नहीं लगेंगे, आप देखना, ठीक है। ये पूरी थ्योरी थी तो उसको कवर करने में चीज़ें लग जाती हैं ऐसी, लेकिन एग्जाम्पल्स देखो एकदम आसान लगेंगे। जैसे फोर्स है, वेरी वेल नोन क्वेश्चन, हर किताब में दिया रहेगा, और आपसे सीधा आएगा बताइए ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। समझ लो ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर फंडे नहीं क्लियर हैं तो। अब देखिए दो ही बात है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उल्टा ट्रायंगल ये क्रॉस एफ, ये फाइंड आउट करना है। इसको जीरो देखना है, ये क्या होगा बताइए, ये होगा डेल अपॉन डेल एक्स, इसको बताइए, इधर लिख देता हूँ, इधर। अब बताइए जो ये उल्टा ट्रायंगल था, मैं डेल पढ़ता हूँ या उल्टा ट्रायंगल, तो ये क्या था बताइए, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप था।
और फोर्स तो ये दिया ही हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे ये आई जे और के। एकदम आराम से, कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखना हो तो। अब देखिए, पहले डेल के कोफिशिएंट आएंगे, तो यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यह आएगा डेल अपॉन डेल वाई, यह आएगा डेल अपॉन डेल जेड। एफ क्या देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जीरो। इसको ओपन करते हैं, उल्टा ट्रायंगल क्रॉस एफ बराबर। अब देखिए ओपन करते हैं इसको, तो आप जानते हैं इस रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 3 ट्रायंगल लगा देते हैं, इसको तो हटा ही दो, इधर ही सॉल्व करूंगा, इधर भी हटा दूं, तो यहाँ आ जाएगा आई कैप प्लस ऑफ, यहाँ आ जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस ऑफ, यहाँ आ जाएगा के कैप, एकदम आराम से। अब देखिए इसमें आप फिल करिए क्या आएगा, तो आई का कोफिशिएंट ये हटाएंगे तो जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा सीधे, माइनस ये क्या आएगा डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई, कोई दर्द नहीं। अब आप माइनस जे का लेंगे, ये हटाएंगे और ये हटाएंगे, जीरो तो सीधे जीरो पहुंचा, माइनस इधर क्या पहुंचा बताइए, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स, ठीक है भाई, डेल अपॉन डेल जेड और एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ऐसे यहाँ पे इसको हटाएंगे, तो ये क्या आएगा देखिए, ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई, माइनस इसको करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये आएगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स और के कैप। एकदम आसान है देखिए। तो अब देखिए एक लाइन में आ जाएगा डेल क्रॉस एफ बराबर। अब आप देखिए जरा, ये तो जीरो है माइनस। अब देखिए आपको इस y को डिफरेंशिएट करना है z के रेस्पेक्ट में, तो जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल z को वेरिएबल ले सकते हैं, अदर टर्म्स को कांस्टेंट लेना होता है, तो y कांस्टेंट होगा तो जीरो ही आएगा, ठीक है। y कांस्टेंट हो गया के लिए आई कैप। आराम से देखते चलो, एकदम आसान है। ऐसे यहाँ पर जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो केवल z वेरिएबल हो सकता है, अदर टर्म्स कांस्टेंट होंगे तो x भी कांस्टेंट होगा, तो ये भी क्या आएगा जीरो आएगा, माइनस जी कैप प्लस। ऐसे यहाँ पर जब आप x के रेस्पेक्ट में किसी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ओनली वेरिएबल इज x एंड अदर टर्म्स आर कांस्टेंट, तो फिर से क्या आएगा जीरो आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा जीरो। तो बताइए पूरा क्या बन गया, जीरो बन गया। और अगर कर्ल मतलब उल्टे ट्रायंगल का क्रॉस प्रोडक्ट विद द फोर्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। एक लाइन में हो गया। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस के साथ हुआ है, मतलब पूरी ताकत है, अरे यार मतलब कोई विचलन नहीं है, कुछ रटना नहीं पड़ा है, 100% एक्यूरेसी के साथ आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ये फोर्स है, अब फिर से हमें चेक करना है, मैंने लिखा नहीं है कि भाई बताइए कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो कुछ है ही नहीं। अब आपको उल्टे ट्रायंगल का क्रॉस लेना है एफ के साथ बराबर। अब आपको आता ही है क्या है, इतना तो रट ही गया, ये होगा आई कैप, ये होगा जे कैप, ये होगा के कैप। अब पहले आपको डेल के कोफिशिएंट लिखने, तो सीधे सीधे डेल अपॉन डेल एक्स, ये क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई, ये क्या होगा डेल अपॉन डेल जेड, पता है। और ये यहाँ क्या आ जाएगा, जेड तो है ही नहीं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जीरो। इसको ओपन कर दीजिए, एकदम आसान, डेल क्रॉस एफ बराबर वही उसी तरीके से भर दीजिए, उसी तरीके से भर दीजिए, उसी तरीके से भर दीजिए। यह आएगा माइनस जे कैप, उसी तरीके से भर दीजिए, कुछ छूटेगा तो देख लेंगे। अब देखिए ये होगा प्लस माइनस प्लस, इसके अलोंग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आई कैप, ठीक। अब बताइए ये हटेगा और ये हटेगा, तो ये तो सीधे जीरो बना, माइनस ये क्या बना डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ क्या आएगा बताइए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे ही जब इसके अलोंग खोलेंगे ये हटेगा, इसका प्रोडक्ट जीरो इधर जाएगा, तो जीरो माइनस ठीक है, ये आएगा। देखो ये इसके अलोंग खोलेंगे, ये हटेगा, जीरो माइनस ये आएगा डेल अपॉन जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या आएगा बताइए
माइनस जे कैप और प्लस ये हटेगा, तो यहाँ क्या आएगा बताइए, डेल अपॉन डेल एक्स और ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस के कैप। ठीक है, जरा देखिए, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू, जब आप इसको करेंगे, अब जरा इस पर फोकस कर लिए, ये तो जीरो है माइनस। अब देखिए जब आप किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही वेरिएबल होगा, अदर कांस्टेंट होंगे तो डेरिवेटिव जीरो आ गया भैया। प्लस आई कैप प्लस, अब जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड दिखता तो वेरिएबल होता, अदर दिख रहे हैं कांस्टेंट होंगे तो ये भी जीरो आ गया, जीरो माइनस जे कैप प्लस, यहाँ पे देखिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x दिख रहा है वो वेरिएबल होगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा तो ये आ जाएगा, इतना सब जानते हैं 2xy स्क्वायर माइनस, ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा बताइए, y के रेस्पेक्ट में होगा तो ये आएगा 2yx स्क्वायर और प्लस के कैप। और बड़ी खुशी मनाइए कि आप देख लीजिए ये तो क्या हो रहा है बताइए, जीरो हो रहा है, जीरो आई कैप माइनस जीरो जे कैप, लेकिन ये जीरो नहीं होगा यार, देख लीजिए ये जीरो नहीं होगा, प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 2yx स्क्वायर प्लस के कैप, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब बताइए फोर्स कैसा है बताइए, नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स कैसा है बताइए, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो मैंने दो एग्जाम्पल दिए, अदर एग्जाम्पल्स आप किसी भी किताब से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, पहले काइनेटिक पढ़ाऊंगा फिर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए।